मेरा पहला इंटरव्यू था यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट में। और ये बहुत पॉजिटिव इंटरव्यू रहा। मेरे जितने भी डेफ में फील्ड्स हैं उनके बारे में पूछा गया और मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। और ये फीडबैक पे मैं काम करूंगी और ये मेरे चयन के लिए जरूर काम आएंगी। सो पूजा जी अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मेरा नाम पूजा जैन है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ शहर से आती हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन टीकमगढ़ से ही की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री में किया है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ से। मेरी कुछ हॉबीज हैं जिनमें पेंसिल स्केचिंग, लिपन आर्ट और वर्डली आर्ट है। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। आपके लाइफ में आप क्या मिशन रखते हो? सर मेरी लाइफ में मिशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस से आपका क्या अभिप्राय है? जो भी मैंने सोचा या जो भी मुझे नीड है, जो इथिकल वे में मुझे मिल सकता है, उसको अचीव करना ही मेरे लिए हैप्पीनेस है। क्या अचीवमेंट ही हैप्पीनेस है? क्या कई बार कई जो सेटिस्फेक्शन है भले ही हम नहीं अचीव कर पाए, क्या स्टेट ऑफ माइंड में उससे भी हम हैप्पी हो सकते हैं? अ, सर अगर अचीवमेंट या जो इंसान सोचता है सक्सेस ही अचीवमेंट है या अचीवमेंट से ही हैप्पीनेस मिलती है, मूल रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति या सक्सेस के लिए भागता है। लेकिन अल्टीमेट रूप से वो सक्सेस नहीं, वो हैप्पीनेस ही चाहता है। अगर उसको किसी और जरिए से हैप्पीनेस मिलती है तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं पूजा जी? सर सिविल सेवा में आने के कुछ प्रमुख कारण हैं। सर ये जो जॉब सेक्टर है, ये इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ सोशल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होगी। और साथ ही एक डाइवर्स जॉब है जिसके माध्यम से मैं जो सरकार के लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का हिस्सा बनकर लोगों के लिए सहायता प्रदान कर सकती हूँ। ठीक है। तो पूजा जी बताइए, पूजा, वंदना और अर्चना इन सब में क्या अंतर है? सब पूजा जो होती है भगवान की, जब भी निस्वार्थ भाव से जो आराधना की जाती है या स्तुति की जाती है उसको पूजा कहते हैं। और अर्चना जो होती है वो किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जब वो पूजा की जाती है उसको अर्चना कहते हैं। और वंदना मतलब नॉर्मली स्तुति करना या फिर ध्यान करना भी वंदना हो सकता है। सैल्यूटेशंस का, भगवान का सैल्यूटेशंस करना, राइट? ओके सर। अब ये बताइए कि जो टीकमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में किन कारणों से जाना जाता है? सर मध्य प्रदेश में जो टीकमगढ़ है वो 1956 से ही एक जिला रहा है। और साथ ही साथ ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो बुंदेला बुंदेला डायनेस्टी थी उसकी प्रमुख राजधानी रही है। 1773 में जब विक्रमादित्य बुंदेला ने टहरी को राजधानी बनाया तब से टीकमगढ़ प्रसिद्ध हो गया। साथ ही यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है जो विख्यात है पूरे ही मध्य प्रदेश में। साथ ही यहाँ पर सूर्य मंदिर है दो, मरखेरा का सूर्य मंदिर और उमरी का सूर्य मंदिर। साथ ही इसको तालाबों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ चंदेलकालीन बहुत सारे तालाब बनवाए गए थे। साथ ही साथ जहाँ पर जीआई टैग प्राप्त वेल मेटल वर्क्स हैं जो 2008 में प्राप्त है, उसके लिए भी ये फेमस है। बेल मेटल एग्जैक्टली क्या चीज होती है? सर बेल मेटल एक टाइप का अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन की कुछ मात्रा होती है। कॉपर 80% और टिन 20% की मात्रा से बनाया जाता है इसको। ये अलॉय होता है। और जीआई टैगिंग के बारे में कुछ बताएं पूजा जी। सर जीआई टैग से अभिप्राय है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये पर्टिकुलर किसी रीजन में जब भी कोई उत्पाद होता है जिसको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है उसके लिए इसको जीआई टैग महत्व दिया जाता है जिसको जीआई टैग बोलते हैं। ये 10 वर्षों के लिए प्राप्त होता है। और केंद्र सरकार जो होती है वो इसको देती है। केंद्र सरकार में कोई ऐसी संस्था है जो जीआई टैगिंग का काम करती है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैगिंग है? जी सर। सर रतलामी सेव है जो रतलाम के, उन्हें जीआई टैग प्राप्त है। साथ ही चंदेरी की साड़ीज हैं उन्हें जीआई टैग प्राप्त है। और बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है।
इंदौर के कुछ खिलौने हैं लकड़ी के, उन्हें भी जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग प्राप्त होने से उस क्षेत्र के विकास पे, उन वस्तुओं के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है पूजा जी? सर जीआई टैग के माध्यम से जो वहाँ की जो इम्पोर्टेंस होती है उस वस्तु की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्शन के लिए और बिक्री के लिए भी, जिससे क्या है, उसकी जो वहाँ के जो कारीगर होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीआई टैग बहुत सारी पौराणिक या ट्रेडिशनल वस्तुओं को दिया जाता है, जिसके कारण जो वहाँ के कारीगर होते हैं उनको बहुत बूस्ट मिलता है अपनी कारीगरी को करने के लिए। पूजा जी, क्या कारण है कि आज भी जो टीकमगढ़ है वो इंडस्ट्रियल मैप में अपना वो प्रेजेंस नहीं दे पाया जो ये दे सकता है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीकमगढ़ जो है एक बहुत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखा जाए तो पिछड़ा जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल विकास उतना नहीं हो पाया है। इसके कुछ कारण हैं। सर एक तो हिस्टोरिकल कारण है, जहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर कभी किसी इंडस्ट्री का आगमन नहीं हो पाया। और साथ ही जोग्राफिकल कारण भी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, और किसी भी कोई पारंपरिक जो उद्योग होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत विकास किए गए हैं, जिनमें इरिगेशन के लिए बहुत विकास किए गए हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाने की बात चल रही है। अगर आप टीकमगढ़ के मान लीजिए कलेक्टर बना दिए जाते हैं, ऐसी कल्पना करिए, तो आपकी पहली टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी आप? अ, सर टीकमगढ़ का अगर मुझे कलेक्टर बनाया जाता है तो वहां पर जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट थोड़ी कम है, तो उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया जो पिछड़ा है जिनके माध्यम से, तो उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जैसे कि वहां पर वेल मेटल वर्क्स का जो काम है वो बहुत अच्छा होता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे हब बनाए जाते हैं सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ। जैन जो दर्शन है, महावीर स्वामी ने जो जैन दर्शन दिया, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, स्यादवाद। तो स्यादवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रकाश डालिए। जी सर। सर स्यादवाद जो है एक मेथोडोलॉजी है अनेकांतवाद को कहने की। जो हम देखते हैं समझते हैं उसको कहने की जो पद्धति होती है उसको स्यादवाद कहा गया है। इसके माध्यम से हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म ना करते हुए हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म करते हैं। इसके 7 टाइप्स है, किसी भी बात को कहने के लिए आप 7 प्रकार से कह सकते हैं, उनको स्यादवाद कहा गया है। आज का आपने समाचार पत्र पढ़ा पूजा जी? जी सर। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? सर अभी कल ही यूएसए में इलेक्शन संपन्न हुए प्रेसिडेंट के। उनमें जो माननीय डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, उन्हें प्रेसिडेंट के पद के लिए स्वीकृति मिल गई है, अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। पूजा जी बताइए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होते सर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर। हैं, या इनडायरेक्ट कैसे होते हैं? सर जिस प्रकार से वहां पर एक इलेक्टोरल कॉलेज, जो अभी कल इलेक्शंस हुए हैं, वो हर किसी नागरिक ने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट दिए हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा अब, तो वो आगे चलकर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव करेगा और उनके लिए वोट देगा। तो वहां बताइए, पॉपुलर वोट और इलेक्ट्रॉल वोट में क्या अंतर है? सॉरी सर, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। तो ट्रम्प जी के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका में क्या क्या बदलाव आपको लगता है आ सकते हैं? सर जिस प्रकार से मैंने उनके बारे में अभी पढ़ा है, उनका कहना है कि जो आप्रवासी हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर सबसे ज्यादा आते हैं, उनके लिए वो काम करेंगे और उनका आना कम करेंगे। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे जॉब फैसिलिटीज हैं, उनको बूस्ट करने की बात की गई है। और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करेंगे। साथ ही साथ वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, और आतंकवाद को कम करने के लिए भी कदम कुछ उठाए जाएंगे।
उनकी अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके बारे में प्रकाश डालिए। सर, उनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो हर किसी की नेशन फर्स्ट पॉलिसी जैसी ही है, जिसमें जो अमेरिका के नागरिक होंगे, वहां पर जो उनका अ, भरण पोषण है या जो उनका डेवलपमेंट है उसके बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा, और उनके लिए सबसे पहले काम किया जाएगा किसी और नेशन की अपेक्षा। अच्छा बताइए, कल जो है मिस्टर ट्रम्प जब चुनाव जीते तो चाइना के शेयर बाजार क्यों गिरे पूजा जी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा पूजा जी बताइए कि ट्रम्प जी के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या बदलाव आ सकता अ, जी सर। सर, माननीय मोदी जी और माननीय ट्रम्प जी दोनों ही बहुत अच्छे रिलेशंस में रहे हैं पहले से ही। जब वो पिछली बार भी प्रेसिडेंट थे तो भारत के अच्छे संबंध थे उनके साथ। तो ऐसा देख सकते हैं कि आगे भी अच्छे संबंध रहेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो अ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बनेंगे जब भी, तो वो भारतवासियों को मतलब और जॉब वगैरह अलोकेट करेंगे, और साथ ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। और साथ ही जो डिफेंस सेक्टर में है उसमें भी कुछ साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। है? ऐसा उन्होंने कहा कि भारतवासियों को जॉब देंगे, ऐसा नहीं सुना आप? नहीं सर, नहीं सर, मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ा है। उनके हाँ। किसी मंत्री ने ऐसा कहा है। तो जब भारतीयों के जॉब देने की बात आती है तो एक टर्म चलता है स्टेम, तो स्टेम का क्या मतलब है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रम्प जी के राष्ट्रपति बनने से? सर, जो आईटी सेक्टर है, ज्यादातर देखा गया है यहाँ पर जो आईटी सेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे अमेरिका के जो निवेशक हैं वो भी निवेश करते हैं। तो हो सकता है कि एफडीआई का इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाए, या फिर आईटी सेक्टर जो है वो यहाँ इंडिया में भी बूस्ट हो जाए। ऐसा आपको लगता है? जबकि वो तो जब आते हाँ, हैं तो अमेरिका फर्स्ट बोल के आउटसोर्सिंग को वो कम करते हैं, फिर कैसे आपको लगता है कि इंडियन आईटी सेक्टर पे? हाँ। लेकिन फिर भी सर, एफडीआई तो होगा ही अमेरिका का, जितना भी आईटी सेक्टर है, क्योंकि देखा गया है कि आईटी सेक्टर का हब अगर देखा जाए तो अमेरिका ही है। तो वहां पर जो लोग जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए वो कुछ सीख कर आते हैं, भारत वापस आएंगे और आईटी सेक्टर को वहां पे अपने यहाँ भी आकर डेवलप करेंगे। एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर है? जी सर, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें जो बाहर के निवेशक होते हैं वो किसी और देश में आकर निवेश करते हैं, उनके कुछ शेयर्स जो होते हैं वो खरीद लेते हैं। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है। और सर, एफआईआई के बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है। पूजा जी, आज से 3 साल बाद अपने आप को आप किस तरह से देखती हैं? पहले कल्पना करिए, 5 से 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो आज से 3 साल के बाद आप पूजा जैन जी को किस रूप में देखती हैं, कैसा देखती अ, सर, आज से 3 साल बाद मैं अपने आप को एक बहुत हैप्पी पर्सन जरूर कहूंगी कि रहूंगी, मैं अवश्य रहूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं किसी एक अच्छे पद पर काम कर रही होंगी और लोगों की सेवा कर रही होंगी। हैं? ठीक। आपकी पूजा जी कोई ऐसी 3 क्वालिटी बताइए जो आपके चयन में सहायक हो। जी सर। सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और साथ ही मुझे शेड्यूल में काम करना बहुत पसंद है। अ, और साथ ही साथ मुझे लोगों के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके माध्यम से काम करने की बहुत लगनशीलता रहती है। ऐसी कुछ आप ऐसी बताइए जो आप में कुछ ऐसी चीज है जिसको आप सुधारना चाहें, जिसको हम कमी नाम दे सकते थे लेकिन हम कमी नहीं मान रहे, लेकिन आपको लगता है इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, ऐसी कोई हैबिट या जी ऐसी सर। कोई चीज आप में? जी सर, मेरा स्लीप साइकिल हमेशा बहुत डिस्टर्ब रहता है जिसको मैं अवश्य सुधारना चाहती हूँ। साथ ही साथ मेरा वाटर का जो इनटेक होता है बॉडी के लिए वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर काम करूँ और पानी का इनटेक अच्छा रखूँ जिससे मेरी हेल्थ अच्छी रहे। आपको अगर 40 सेकंड का समय दिया जाए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो आप किस तरह से अपने आप को आप एक्सप्रेस करोगे जो आपको चयन में सहायक होगा? और ये आपकी समझ लीजिए इंटरव्यू के सामने लास्ट गोल्डन वर्ड्स होंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी।
सर 40 सेकंड में अपने आप को एक्सप्रेस मैं ऐसे कर सकती हूँ फाइनली कि आप मैं एक अपने आप बहुत को हार्ड एक्सप्रेस करो। हाँ। सर मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छी कैंडिडेट हूँ मध्य प्रदेश सरकार के लिए। और मेरा जो सिलेक्शन होगा वो अवश्य ही मध्य प्रदेश सरकार में बहुत अच्छा योगदान मेरे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, ये मेरी रुचि है खुद के माध्यम से। और मैं एक बहुत अच्छा सपोर्टिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगी लोगों के लिए कि वो सरकार के साथ जुड़ें और अपने जो परेशानियां हैं उनके लिए आवाज उठाएं, और साथ ही साथ सरकार की जितनी भी लाभ वाली जो पॉलिसीज हैं उनका अवश्य लाभ लें। और एक लोक कल्याणकारी राज के लिए मैं अपना जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन मैं उतना करूंगी। थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू इज ओवर नाउ।